नमस्कार, आप सबका स्वागत है ज्योतिष से संबंधित एक और वीडियो में। और ज्योतिष चर्चा में आज मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली का चौथा जो घर होता है वो व्यक्ति की किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जन्म कुंडली अगर आप देखते हैं, किसी हॉरोस्कोप को अगर आप देखते हैं, तो उसमें चौथे ग्रह से संबंधित किन चीजों पर विचार करना चाहिए। पहले मैं आपको पहला घर, दूसरा घर और तीसरा घर के बारे में आपको बता चुका हूं कि उनसे संबंधित जो किन चीजों को देखना चाहिए, किन चीजों का महत्व जो है वो दर्शाते हैं पहला घर, दूसरा घर और तीसरा घर। आज चौथे घर के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैंने जो जन्म कुंडली को लिया है यहाँ पर आपके लिए, वो मेष लग्न को लिया है, क्योंकि ये काल पुरुष की लग्न होती है समझाने के लिए। और मैंने 12 हाउसेस में चंद्रमा को यहां पर रखा है कि अगर चौथे घर का स्वामी 12 हाउसेस में जाकर के बैठेगा तो वो किस तरह का फल करेगा। पहले समझते हैं कि चौथा घर होता क्या। चौथा घर व्यक्ति के सुखों को रिप्रेजेंट करता है, व्यक्ति की जो हैप्पीनेस होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, हार्मोनी कितनी होगी उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर चौथे घर पर बुरे ग्रह का प्रभाव हो तो यानी कि व्यक्ति के सुखों में कमी होगी, व्यक्ति के जो एनवायरमेंट है फैमिली का उसमें हार्मोनी नहीं होगी। जिस तरह का ग्रह होगा उस तरह की वहां पर एनर्जी का जो आप कह सकते हैं कि वहां पर मैनिफेस्टेशन देखा जाएगा। चौथे घर से और जो चीजों को देखा जाता है, वैसे देखा जाए तो बहुत चीजों को यहां से देखा जाता है, लेकिन प्राइमरी जो चीजें होती हैं जिनको सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं नोटिस किया जाता है, जिनके बारे में सबसे ज्यादा फोकस जो रहता है वो है माता का ये घर होता है, आपके सुखों का ये घर होता है, प्राइमरी एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन से पहले की जो स्थिति होती है उसका ये घर होता है, आपके चाइल्डहुड यानी कि आपके बचपन का जो आपकी बचपन की परिस्थितियां कैसी रही हैं, कैसा आपका बचपन बीता है, और आपकी एक अपब्रिंगिंग जैसे कहते हैं या फिर कह सकते हैं कि केयर कितनी कैसी आपकी हुई है चाइल्डहुड में, वो सभी जो चीजों का देखना होता है वो चौथे घर से ही देखना होता है। तो अगर चौथे घर का स्वामी जब इस लग्न में चंद्रमा बनता है, चंद्रमा का संबंध यानी आपके मन का संबंध अगर लग्न से हो जाता है तो ये अच्छी स्थिति है। मन, आपका मन और तन है आपका लग्न, तो तन और मन का जो संबंध हो जाता है ये अच्छी स्थिति है, ये चंद्रमा के लिए अच्छी स्थिति है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं लग्न में अगर चंद्रमा होता है तो बहुत ही डायनामिक होते हैं, यानी आप इसको कह सकते हैं एक ही समय पर कई सारे कामों को करने वाले होते हैं। मन जो होता है इनका बहुत ही ज्यादा चंचल होता है, और लग्न से संबंध हो जाने से चंद्रमा का जो पूर्ण प्रभाव होता है वो यहां पर देखने को मिलता है। माता के ये प्रेमी होते हैं और माता के साथ में इनके अच्छे संबंध होते हैं। अगर पहले घर में चंद्रमा बैठा हो, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सुख भोगने के आदी होते हैं। आप कह सकते हैं कि इनको सुखी रहना, इनको आप कह सकते हैं इनकी आदत बन जाती है, क्योंकि चौथे घर का स्वामी जब लग्न में गया है तो किसी भी तरह से व्यक्ति जो है तो सुख भोगना चाहता है। उसकी जो मेंटालिटी होती है, उसकी जो मानसिकता होती है, वो कहीं ना कहीं हमेशा से अपने आप को प्रोजेक्ट करना, क्योंकि चंद्रमा जो होता है जन्म कुंडली के जिस घर में जाकर के बैठता है, क्योंकि चंद्रमा डे टू डे लाइफ को रिप्रेजेंट करने वाला होता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं हमेशा कहीं ना कहीं लोगों के संपर्क में बहुत ज्यादा रहते हैं, यानी कि लोग इनके पास रोज कुछ ना कुछ काम से आते जाते रहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि इन लोगों का जो व्यवसाय होता है, काम जो होता है वो ऐसा होता है कि पब्लिक डीलिंग इनकी बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। तो लग्न में चंद्रमा की स्थिति अगर चौथे घर का स्वामी होकर बैठा हो तो अच्छी स्थिति है। चौथे घर का स्वामी कोई भी ग्रह अगर लग्न में बैठेगा तो यही चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन एकमात्र आपको ध्यान जो रखना है फल करने समय, प्रिडिक्शन करते समय, कि आपको उस ग्रह को देखना कि वो ग्रह कौन सा है, जो प्लैनेट है चौथे घर का वो कौन सा ग्रह है। जिस तरह का ग्रह होगा उसी तरह के वहां पर ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, या फिर कह सकते हैं आपको जो है उस तरह की विशेषता जो है व्यक्ति में देखने को मिलती है। वही अगर चौथे घर का स्वामी दूसरे घर में जाकर के बैठता है तो ये अच्छी स्थिति है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो कुटुंब में इन्वॉल्व रहता है, यानी कि उसका जो परिवार जो होता है उसमें वो इन्वॉल्व रहता है। और यहां पर ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि सुख का स्वामी धन स्थान पर गया है, तो व्यक्ति के जीवन में धन की मात्रा अच्छी होती है, धन पैसा को कमाता है और धन से संबंधित सुख का वो पूरा भोग करता है। व्यक्ति जो है ज्यादा बोलने की उसमें आदत तो होती है, लेकिन बहुत जल्दी बोलने की भी आदत उसमें देखी जाती है। चंद्रमा अगर यहां पर पीड़ित हो जाए किसी दूसरे ग्रह से तो यहां पर झूठ बोलने की आदत भी व्यक्ति में देखने को मिल सकती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह के ग्रह से वो पीड़ित हो जाएगा उसी तरह की वहां पर एनर्जी, चंद्रमा की जो एनर्जी वो डाइल्यूट हो जाती है, यानी कह सकते हैं वो मोल्ड हो जाती है। और यहां पर चंद्रमा अगर बुरे प्रभाव में यहां पर आ जाता है सेकंड हाउस में,
तो उसकी जो वाणी होती है, यानी बोलने, व्यक्ति जो बोलता है उसमें कई बार कर्कश होती है। कर्कश का मतलब होता है कई बार कठोर वाणी बोलने वाली स्थिति वहां पर पैदा हो जाती है। वहीं अगर चंद्रमा तीसरे घर में बैठा हो तो ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। चौथे घर का स्वामी अगर चंद्रमा तीसरे घर में बैठा हो तो व्यक्ति का जो मन है वो बिजनेस में, लोगों से डील करने में अच्छे से लगा रहता है। परिवार में, उसके इमीडिएट एनवायरमेंट में बहुत अच्छे से वो डील करता है। तीसरे घर में चंद्रमा होने से ये कहीं ना कहीं इसका जो ड्रॉबैक आप कह सकते हैं, नुकसान जो देखने को मिलता है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा विचारणीय बना देता है, यानी कि सोचने की प्रवृत्ति जो है व्यक्ति में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और व्यक्ति का जो माइंड होता है बहुत ही ज्यादा रोमिंग होता है। रोमिंग का मतलब होता है कि हमेशा ही कुछ ना कुछ करने की चाह उसकी बनी रहती है, क्योंकि तीसरा घर जो होता है आपकी मेंटालिटी, आपकी इमीडिएट एनवायरमेंट को दर्शाता है। और चूंकि तीसरा जो घर होता है ये नेचुरल बुध का घर होता है, और बुध जो कि वो भी आपकी मेंटालिटी है, वो भी फास्ट मूविंग प्लैनेट है। और जब बुध का और चंद्रमा का संबंध बनता है किसी भी एंगल से, तो ये व्यक्ति की जो मेंटालिटी होती है, उसकी जो मानसिकता होती है, उसको बहुत शार्प बना देता है। तो जब तीसरे घर का जो चंद्रमा होता है पब्लिक डीलिंग के लिए, कंसल्टेंसी वर्क के लिए, इन सभी चीजों के लिए बहुत अच्छा होता है। चौथे घर का स्वामी तीसरे घर में जाके बैठा हो तो ये अच्छी स्थिति में यहां पर होता है। भाग्य स्थान पर जब चौथे घर का स्वामी अगर तीसरे घर में बैठेगा, भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेगा, तो ये अच्छी स्थिति यहां पर होगी। चौथे घर का स्वामी चौथे घर में बैठा हो तो ये तो अच्छी स्थिति है, यानी कि ये तो स्वराशि का ग्रह यहां पर बैठ गया। और स्वराशि का ग्रह अगर जब बैठ जाता है, वो केंद्र स्थान में अगर बैठा हो, तो ये सभी तरह के सुखों का भोग कराने वाला होता है। परिवार से संबंधित सभी तरह के सुख व्यक्ति को मिलते हैं। माता से अच्छे संबंध व्यक्ति के होते हैं। उसका चाइल्डहुड यानी कि उसका बचपन बहुत अच्छे से निकला होता है, बीता होता है। उसकी परवरिश बहुत अच्छे से हुई होती है। उसकी एजुकेशन में ज्यादा बाधा देखने को नहीं मिलती है, यानी कि उसकी जो एजुकेशन रही होती है वो अच्छे से कंप्लीट हो गई होती है। और परिवार का पूरा सपोर्ट यहां पर व्यक्ति को यानी देखने को मिलता है उसकी एजुकेशन में। यानी इन्वायरमेंट उसका ऐसा होता है चाइल्डहुड में कि उसको पूरा सपोर्ट उसको देखने को मिलता है। अगर चौथे घर का स्वामी मजबूत होकर के बैठा हो और चौथे घर का स्वामी चौथे घर में बैठा हो तो ये अच्छी स्थिति है। पांचवा घर, चौथे घर का स्वामी पांचवें घर में बैठा हो, बहुत अच्छी श्रेष्ठ स्थिति है। यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। चौथा घर मन और पांचवा घर क्रिएटिविटी यानी आपकी बुद्धिमत्ता, बुद्धि। तो जब चौथे घर पांचवें घर का संबंध होता है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बुद्धि से बहुत तेज होते हैं। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी इनके मन में लगी रहती है और कुछ ना कुछ नया करने की इनकी चाह जो है वो बनी रहती है। तो यानी पढ़ाई के लिए और क्रिएटिविटी के लिए। और जब चौथे घर का स्वामी पांचवें घर में अच्छी स्थिति में बैठा हो तो आप निश्चित मानिए कि व्यक्ति जो होता है अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपनी आप कह सकते हैं कि उसकी जो नॉलेज होती है उसके लिए बहुत जाना जाता है। और यही अगर चौथे घर का स्वामी छठे घर में बैठा हो तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। सुखों का स्वामी अगर छठे घर में जाएगा तो ये कहीं ना कहीं शत्रु, एक तरह से आप कह सकते हैं ऐसे व्यक्तियों के शत्रु बहुत बन जाते हैं, क्योंकि चौथा घर यानी मन का संबंध कहां हुआ? छठे घर से। छठा घर क्या है? आपके रोग रिपुरण यानी कि रोग, आपका जो आपके शत्रु है उसका ये घर है, कठिनाइयों का ये घर है। तो कहीं ना कहीं मन का संबंध जब इससे हो जाता है तो व्यक्ति का मन जो है उन्हीं चीजों में लगा रहता है। यानी कि एक अच्छी तरह से अच्छी जो है जगह प्लेसमेंट ना होने की वजह से चंद्रमा का कह सकते हैं या फिर चौथे घर के स्वामी का, तो यहां पर ही अच्छी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ये काम के प्रति यानी काम जो होता है व्यक्ति का उसमें ये व्यक्ति हमेशा ही लगा रहता है, क्योंकि मन का स्वामी अगर छठे घर में जाएगा तो वर्कहॉलिक होता है व्यक्ति, यानी कि और जॉब के मामले में ये बहुत अच्छा होता है। यानी कि चौथे घर का स्वामी अगर छठे घर में बैठा हो तो यानी कि व्यक्ति का जो मन होता है वो हमेशा काम में लगा रहता है। लेकिन साथ के साथ अगर यहां पर पीड़ित हो जाए तो शत्रु भी बनते हैं व्यक्ति के, और कहीं ना कहीं वो रोज उसको परेशान करते रहते हैं। और व्यक्ति का जो मन होता है वो कहीं ना कहीं विक्षुब्ध होता रहता है। तो ये चौथे घर की जो स्थिति है छठे घर में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सातवां घर, अगर चौथे घर का स्वामी सातवें घर में बैठा हो और चंद्रमा हो तो ये पब्लिक डीलिंग के लिए, जैसे मैंने तीसरे घर के बताया था कि यहां से चौथे घर का स्वामी तीसरे घर में बैठा हो तो ये अच्छी स्थिति है कंसल्टेंसी वर्क के लिए, पब्लिक डीलिंग के लिए। वैसे ही चंद्रमा अगर बैठा हो चौथे घर का स्वामी होकर के, ये भी एक अच्छी स्थिति है। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पार्टनर के साथ में आप कह सकते हैं कि जो बिजनेस पार्टनर होता है, कह सकते हैं डे टू डे लाइफ में जो भी लोगों के साथ में इंटरेक्शन में आते हैं उनके साथ में ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि इंटरेक्शन इनका बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो फास्ट मूविंग होता है और डे टू डे लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो सातवें घर में अगर चंद्रमा बैठा हो तो और चौथे घर का स्वामी होकर बैठा हो तो आपका जो मन होता है वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ में डील करना, कम्युनिकेशन ज्यादा करना, लोगों के अटैच में रहना,
कहीं ना कहीं बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व रहना, यानी सातवें घर का जो चंद्रमा होता है ये बिजनेस पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये कई बार एक्सेस ऑफ रिलेशंस को बढ़ा देता है। यानी कह सकते हैं कि ये ज्यादा जब लोगों के साथ डील करते हैं तो कहीं ना कोई परेशानी सातवें घर में खड़ी कर देता है। वैसे एक बात मैं आपको बता देता हूं, चंद्रमा जो होता है सातवें घर का अच्छा नहीं माना गया है। ज्योतिष में चंद्रमा को सातवें घर का अच्छा नहीं माना गया है। आठवें घर, अगर चौथे घर का स्वामी आठवें घर में जाकर के बैठा हो तो कठिनाइयों का घर है, परेशानियों का ये घर है। यानी कि दो चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। पॉजिटिव अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्पिरिचुअलिटी के लिए और आपको नोइंग द थिंग्स, मतलब डेप्थ, चीजों को जानना, जो अननोन चीजें होती है उनको जानना, यानी कि आप कह सकते हैं नए रहस्यों को जानना, मन में उसका जो अटैचमेंट होता है, यानी जीवन मरण के रहस्य को जानना, आप ये कह सकते हैं। जो अनफोल्ड है, यानी कि जो अब तक जाना ही नहीं गया है, उन चीजों को जानने की मन में जो इच्छा रहती है व्यक्ति की बनी रहती है। हालांकि चौथे घर का स्वामी या सुख का स्वामी अष्टम में जाएगा तो ये नाना प्रकार का, यानी कोई ना कोई परेशानी आए दिन व्यक्ति को बनी रहती है और ये सुखों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन एक और चीज आपको बता देता हूं, यहां पर जब सुखों का नाश होता है, यानी आप ये कह सकते हैं चौथे घर का स्वामी अष्टम में जाएगा, सुखों में कमी करेगा, सेटबैक्स व्यक्ति को मिलते हैं, तभी जाकर के वो उन चीजों को जानने लगता है कि जिन चीजों के, यानी सत्य को वो जानने लगता है। सत्य क्या है, ट्रुथ, उसको वो जानने लगता है। इसीलिए तो जब भी कनेक्शन 6, 8, 12 का बनता है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, जब मुख्य जो ग्रह होते हैं उनका जब बनता है तो व्यक्ति को परेशानी तो आती है, लेकिन वो व्यक्ति जीवन के दूसरे पहलू को जानने लग जाता है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति के 12वें घर में जब ज्यादा ग्रह बैठे हों तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को परेशानी तो जीवन में आती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को, आप ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो एक स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ जाता है। और अगर अच्छी प्लेसमेंट हो ग्रहों की तो आप ये कह सकते हैं कि वो एक सीढ़ी चढ़ जाता है अपने आप को मोक्ष के लिए ले जाने के लिए। आप कह सकते हैं कि अच्छे कर्मों के प्रति उसका रुझान बढ़ जाता है। तो अष्टम में चौथे घर के स्वामी का कोई अच्छा रिजल्ट यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर चौथे घर का स्वामी 9वें घर में बैठा हो, ये अति उत्तम स्थिति है। यहां पर फिर से केंद्र कोण राजयोग बनता है, यानी केंद्र का स्वामी जाकर के 9वें घर में बैठेगा, व्यक्ति को पूर्ण सहयोग मिलता है उसके परिवारजनों से, उसके एंसेस्टर यानी पितृजनों से, उसको प्रॉपर्टीज यहां पर पूर्ण मात्रा में मिल सकती है, यानी कह सकते हैं इनहेरिटेंस से उसको बहुत सारे मात्रा में यहां पर पैसा, धन संपत्ति और ये सब कुछ यहां पर देखने को मिलता है। मन का स्वामी धर्म स्थान पर जाने से धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, धर्म कर्म के कार्यों में अच्छे से रुचि लेता है और कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएटिविटी कह सकते हैं, कुछ ना कुछ मन में उसके करने की अभिलाषा होती है जिससे वो धर्म में अपने आप को इंक्लूजन, यानी कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को इन्वॉल्व कर पाए, धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान जो बढ़ जाता है। तो 9वें घर में चौथे घर का स्वामी जाने से यहां पर व्यक्ति भाग्यशाली भी होता है, क्योंकि भाग्य का ये घर होता है और यानी आप ये कह सकते हैं कि सुख जो होता है उसके भाग्य का एक हिस्सा बन जाता है, यानी व्यक्ति भाग्यशाली होता है, सुखी होता है। वहीं चौथे घर का स्वामी और 10वें घर में जाएगा, मन हमेशा कार्य में लगा रहेगा और व्यक्ति जो होता है जरूर ही नौकरी पेशे वाला होता है, अच्छा बिजनेस यहां पर करता है, क्योंकि चाहे वो बिजनेस करे चाहे नौकरी करे, काम में उसका मन लगा ही रहेगा। तो 10वें घर में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि आए दिन व्यक्ति जो नौकरी चेंज करता रहता है, एक चीज में टिक करके वो काम नहीं कर पाता है, कभी ये कर लेता है तो कभी वो कर लेता है, क्योंकि चंद्रमा जिस तरह का उसका स्वभाव होता है वो चीजों को बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। अब जब नौकरी के घर में जाएगा तो नौकरी तो स्टेबिलिटी होनी जरूरी है, यानी जितना लंबा आप नौकरी में काम करेंगे, जितने लंबे समय तक करेंगे वो उतना ही अच्छा है उसके लिए। लेकिन क्योंकि चंद्रमा का एक ड्रॉबैक होता है, आप कह सकते हैं कि नुकसान होता है कि 10वें घर में अगर चंद्रमा बैठा हो तो व्यक्ति एक काम को पूरा नहीं करता तब तक दूसरा ही वो हाथ में ले लेता है, कह सकते हैं कि एक काम को छोड़ता है दूसरा वो करने लग जाता है। तो चंद्रमा की स्थिति यहां पर अच्छी नहीं है, लेकिन व्यक्ति धार्मिक होता है और पॉलिटिक्स में यानी कि राजनीति में इसमें विशेष रुचि वहां पर होती है। क्यों होती है राजनीति में विशेष रुचि? सूर्य और चंद्रमा 10वें घर में क्यों देते हैं? ये एक ज्योतिष से ऊपर एक आध्यात्मिक विषय है, मैं आपको फिर कभी की वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये लॉयल प्लैनेट है, ये राजसी ग्रह है। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा राजसी ग्रह। तो 10वें घर में जो चंद्रमा होता है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका कर्म जो होता है वो कभी स्थिर नहीं होता है और मन जो होता है कुछ ना कुछ नया करने की चाह जो है बनी रहती है। हालांकि चौथे घर में प्लेसमेंट जो होती है, माफ कीजिए 10वें घर में चौथे घर के स्वामी की अच्छी ही प्लेसमेंट होती है।
वहीं चौथे घर का स्वामी 11वें घर में जाकर के बैठेगा। व्यक्ति जो होता है वो ग्रुप में इन्वॉल्व रहता है, अपने जो सोसाइटी उसकी होती है, उसकी जो सामाजिक जो क्षेत्र होता है उसमें वो हमेशा इन्वॉल्व रहता है। और चौथे घर का स्वामी अगर 11वें घर में बैठा हो तो हमेशा कुछ ना कुछ डिजायर यानी कि उसको फुलफिल करने की नाना प्रकार से, यानी हर तरह से वो लाभ लेने की कोशिश करता है। उसके मन में हमेशा ही किसी भी तरह से लाभ आना चाहिए, इसी तरह की इच्छा उसकी बनी रहती है। और व्यक्ति को खूब सारा मान सम्मान, धन संपत्ति उसको ग्रुप्स में यानी कि उसको सोसाइटी में अच्छा मान सम्मान, उसको तवज्जो मिलती है। तो चौथे घर का स्वामी अगर 11वें घर में बैठा हो तो ये अच्छी स्थिति है। हाँ, लेकिन चंद्रमा अगर चौथे घर का जाकर के अगर 11वें घर में बैठेगा तो फिर से अपने ग्रुप्स में यानी कि रोज अपने मित्र बनाता है, रोज उनको चेंज कर देता है और बहुत ज्यादा जो मन उसका होता है कहीं ना कहीं अपने ग्रुप्स में ही लगा रहता है। आप ये कह सकते हैं कि सोसाइटी में दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के प्रति सोचना, यानी कि ये डिपेंड करता है कि वहां पर ग्रह कौन सा बैठा हुआ है। अगर वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, वहां पर कोई बुरा ग्रह अगर बैठा है तो कहीं ना कहीं वो चीजें डाइल्यूट हो जाती है, जो एनर्जी वो डाइल्यूट हो जाती है, यानी उसी तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि बात जब चौथे घर की चल रही है तो चौथे घर का स्वामी अगर 11वें घर में बैठेगा तो ये अच्छी स्थिति होती है। वहीं चौथे घर का स्वामी अगर 12वें घर में बैठेगा, चंद्रमा अगर ऐसी स्थिति में होता था चौथे घर का स्वामी, तो ये कतई भी यानी बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे जो व्यक्ति होता है चंद्रमा पीड़ित की स्थिति में हो जाता है। व्यक्ति का जो मन होता है करना कुछ नहीं है, बस सोचते ही रहना है, और ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है, यानी मानसिक रूप से व्यक्ति जो होता है पीड़ित होता है और कुछ ना करने की स्थिति में वो हो जाता है। और अगर चौथे घर का स्वामी कोई भी ग्रह 12वें घर में जाकर के बैठेगा तो कहीं ना कहीं सुखों में नाश करता है, नहीं सुखों में कमी करता है, और कोई ना कोई परेशानी उसको जीवन में, उसके परिवार में कोई ना कोई परेशानी उसको गाहे बजाय कह सकते हैं बिना वजह के उसके सामने आती रहती है। तो ये 12 हाउसेज में चंद्रमा का क्या प्रभाव होता है इसके बारे में आज आपको बताया है। कैसा आपको लगा वीडियो, क्या आपकी ओपिनियन है इसमें, आप कमेंट में बता सकते हैं। किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं जो एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं निश्चित ही उस पर एक वीडियो आप सबके लिए लेकर आने की कोशिश करूंगा। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि 5वें घर की क्या महिमा होती है, 5वें घर का क्या सिग्निफिकेंस होता है। अब तक हमने बात करी है पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। इसको और भी ज्यादा मैं एक्सप्लोर आपके लिए कर सकता हूं, लेकिन वो समय समय पर वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहूंगा, क्योंकि एक ही घर को अगर एक्सप्लोर अच्छे से अगर मैं करने लगूं या आप भी करने लगेंगे तो एक ही घर को रिप्रेजेंट करने वाली कम से कम 100 नहीं तो 200 नहीं तो 300 चीजें होती है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा ही होती है। तो एक ही वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल होता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगली आने वाली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।